नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेके आऊं। दिल्ली पुलिस की तैयारी जबरदस्त करनी है तो देखिए यहाँ पे, देखिए इन वीडियो में सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाना। एग्जाम में जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। तो मेरे प्यारे भाई, इस लाइन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसी संख्या जो एक स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब सवाल क्या कहा, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है, के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। तो मेरे भाई अभाज्य संख्या पहले सबसे स्टार्ट कहां से होती है? 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर क्या आएगी? 7। 5 से बड़ी है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? 7 की। इसका मतलब के का मान कितना आएगा मेरे भाई? 7। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, यानी कि हमारे पास जो 5 के बाद अभाज्य संख्या है वो कौन सी आएगी? 7। इसका मतलब के का मान कितना लेंगे? 7। के एक अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है, जबकि के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो मेरे भाई सीधी सी बात है, इसने कहा के स्क्वायर प्लस 19 में 12 का भाग देंगे तो बोलो शेषफल क्या होगा, ये इसने क्वेश्चन पूछा। तो मेरे प्यार भाई के का मान कितना है बताओ? अगर के का मान तो 7 हो गया, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7 होती है। तो 7 का वर्ग 49 होता है मेरे भाई। 49 में क्या जोड़ेंगे? 19, तो ये आएगा 68, और 68 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, तो इसका मतलब कितना शेषफल बचेगा? 8। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा। क्लियर मेरे भाई? पर एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूँ, अभाज्य संख्या क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। देखो सबसे पहले एक अंक की, देखो यहाँ पे एक अंक के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, और 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। मेरे भाई ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंक की सबसे छोटी 11, 3 अंक की सबसे छोटी 101 और 4 अंक की 1009 होती है। और सबसे बड़ी पूछे तो भाई मेरे भाई ध्यान रखना, सबसे बड़ी एक अंक की 7 होती है, 2 अंक की 97 होती है, 3 अंक की 997 होती है मेरे भाई, और 4 अंक की 9973 होती है। इनको आप याद कर ले, ध्यान रखना। तो आपसे पूछे बता, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और बड़ी कौन सी? 97। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और सबसे बड़ी होती है 9973 होती है। ये आपको पता होना। दूसरी बात, आपको अभाज्य संख्या के बारे में ये पता होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। और 50 से 100 तक कितनी होती है भाई? 10 होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। हर वीडियो में जब अभाज्य संख्या क्वेश्चन आता है तो मैं हर चीज को बताता हूँ, तो ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है भाई, 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत क्या होगा? तो मेरे भाई सबसे पहले इसने औसत पूछा है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये नहीं है कि आप इसमें किसी को मान लो फिर उसको कंपेयर करो, ये कितना कम है, कितना ज्यादा, कितना कम है। तो नॉर्मल सा सवाल है, तो आप इसको डायरेक्टली, इसको बिल्कुल जनरल मेथड से ही कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं। एवरेज बराबर जो होता है वो योग बटा में क्या होती है? संख्या होती है। औसत जो होता है वो योग बटा में क्या होता है मेरे भाई? संख्या। यानी इनको जोड़ना है, और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग देना है संख्या, तो 5 और जोड़ना है इनको। तो सिंपल है, दो 6 और 5 11, 6 17, 17 9 कितने होते? 26, और 26 और 4 30, हासिल कितनी है? 3। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 9 19, 19 25, 25 और 29 हुआ है। ठीक है भाई, हासिल 2, जोड़ दो 4, 6, 7, 8 और 1 9। तो इसका मतलब जोड़ने पर 990 है, कोई टाइम नहीं लगा। तो 5 का भाग देंगे, देखो 5 एकम 5 बच गए 4, 5 नाम 45 बच गए 4, 5 8 40। देखो 5 एकम 5 बच गए 4, 5 नाम 45 हो गया, और बच गए 4, 5 8 40, 198 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। तो इसमें मिडिल वैल्यू मानने की जरूरत नहीं। जब डेटा खतरनाक आता है जब हम वैल्यू मानते हैं, जब हम कंपेयर करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है। भाई अभी इसने कहा 45% कर्मचारी क्या है? महिला है। तो इसका मतलब 100 में से 45 घटाए 55% क्या आएंगे? पुरुष आएंगे। ठीक है भाई सर। तो 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है। तो बताओ स्कूल में गैर स्नातकोत्तर कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना, उनका जो परसेंटेज है वो तो दे रखा है 80 और 60। हमसे नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पूछा है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, इसने पूछा पोस्ट ग्रेजुएट तो दे रखा है 80% और 60%, तो हमें इनसे मतलब ही नहीं। तो पहले तो देखो सबसे पहले निकालो, एक स्कूल में जो महिला है यानी कि फीमेल, फीमेल जो है और मेल, इनका जो रेशियो है, तो बोलो फीमेल का रेशियो कितना है? 45% है। जो 100 में से 45 घटाएंगे तो 55% आएगा। बिल्कुल सर। और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 नाम 45 और 5 से काटेंगे 11, यानी रेशियो है 9:11 का।
तो हमारे पास फीमेल आई 9 और मेल आया 11 और मेल भाई टोटल जो आएगा वो आएगा 20। बोलो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, अब इनमें से 2 वैल्यू आपको देखो, तीसरे वैल्यू आपसे पूछता है, ये सवाल हम करता है। तो हमसे नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पूछा, नॉन नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पूछा है, तो मुझे बता पोस्ट ग्रेजुएट कितने? 80। कौन? महिला। तो मुझे तो नॉन नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे? 20 होंगे। जब 100 में से 80 पोस्ट ग्रेजुएट है तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे? 100 में से 80 गए तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ऐसे 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। बिल्कुल सर। तो इसका मान 20 दे रखा है, इसका मान 40 दे रखा है, इसका मान पूछा क्या मान लिया? एक्स मान लिया बस। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, नॉर्मल सवाल, गुणा कर दो। यहाँ गुणा करेंगे तो 180 आया, यह गुणा करेंगे तो 440 आया मेरे भाई, और यह गुणा करेंगे तो 20x आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आया, 8 4 12 और यहाँ 6 620 आ जाएगा भाई, और 20 यहाँ आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 62 भाग देंगे 31%। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप त्याग बस एक बार यूज लेना सीखो इनको। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है तो 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात तो, जब भी डिस्काउंट देता है तो आपने हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एमपी पर दिया जाता है, और एमपी पर जब डिस्काउंट दे देते हैं मेरे भाई तो हमेशा ध्यान रखना, बोलो क्या आता है? एसपेस्ट की चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। अब इसने क्या कहा है? एमपी इसने नहीं दिया तो एमपी मान लिया 100%, और मेरे भाई डिस्काउंट दिया इसने कितना परसेंट? 30%। जब 30% मेरे भाई डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब एस पे कितना आएगा? 70% आएगा। बात समझ आएगी? हाँ सर बिल्कुल समझ आएगी। तो बोलो एम पे कितना है? 100, डिस्काउंट कितना? 30, और एस पे कितना आएगा? 70 आएगा। ये बात समझ आएगी? हाँ सर। एक की वैल्यू दे रखी है, यानी इसने एस पी की वैल्यू दे रखी है 1190, यानी इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1190 मेरे भाई, और इसने पूछा अंकित मूल्य, यानी इसका वैल्यू पूछा है, हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक तो यही कट जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं एक्स ऐसे काटा करो, अगर ये नहीं कटता ना इससे पूरा पूरा, जैसे ये कट गया तो बहुत अच्छी बात है, ये कट जाता है, और नहीं कटता तो मेरे भाई वज्र गुणा करके काट लिया करो आप। कैसे? इसको इससे वज्र गुणा करना और इसको इससे वज्र गुणा करना। जब 100 को हम गुणा करेंगे 1190 से, और यहाँ पे बोलो जो बता किसका मान निकालना? एक्स का, तो इसके साथ वाली संख्या का भाग दे दो, ये 70 आ जाएगा। 0 से 0 हो गया, 7 7 49, 7 7 7 एकम 7 होता है, बच गया 4, 7 7 49, तो 17 गुणा 100 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 1700 आएगा। तो ऐसे काट सकते हैं। वैसे जैसे अगर मान लो कई बार क्या होता है, सवाल ये यहीं से कट जाता है, इस संख्या से कट जाता है, कई बार नहीं कटता तो ये ट्रिक्स काम में आती है। अभी यहाँ कट जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाता है, और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, एक को एक्स गुणा करें तो एक्स आ जाएगा, और 100 को 17 गुणा करें तो 1700 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। तो ये ध्यान रखना, लॉजिकल चीजें हर चीज क्वेश्चन बता दो, कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है। देखो यदि 10,400 रुपए को पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/5, 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो क्यू का हिस्सा है। तो मैंने कह रखा भाई पहला 1/2, दूसरा 1/5 और तीसरा 1/6। तो पहले तो इसको रेशियो है, तो जब भी रेशियो में संख्या भिन्न में आ जाती है तो इसका एलसीएम लेना पड़ता है भाई। मेरे भाई क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। तो 2 5 6 का जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सर, ये बात समझ आएगी। तो मेरे भाई यहाँ काटेंगे तो बोलो कितना आएगा? 15 आएगा। यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और यहाँ काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब मुझे बताओ ये जो हिस्सा है वो पी का है, ये हिस्सा क्यू का है, और ये हिस्सा है आर का है। हमसे किसका पूछा? क्यू का, इस वाले का मान पूछा है, तो ये आएगा 6, अनुपात 15 6 21 और 5 26 होता है, और गुणा में टोटल राशि हमको दे रखे 10,400। अब मेरे भाई ये कट जाएगा 26 चौका 104, यानी 400 पर कट जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे 6 चौक 2400, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। इतना समय क्वेश्चन करना था भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2835 है, तो संख्या को योग क्या होगा? तो मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी मोस्ट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और लेस है गुणा में क्या होता है? मैस होता है। अब पहली संख्या इसने 5 दो संख्या 5 और 7 के अनुपात दे रखी नहीं है 5x, और ये कितनी हो जाएगी? 7x। अनुपात x लगा दिया, तो पहली संख्या तो होगी मेरे भाई 5x, दूसरी संख्या होगी मेरे भाई 7x, और लेस है दे रखा है, लेस है और मैस नहीं दे रखा, इसने लेस और मैस का गुणनफल दे दिया, यानी इनको दोनों को गुणा करके दे दिया, लेस और मैस को गुणा करके कितना दे दिया? 2835। भाई मेरे भाई समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 7 से काटेंगे मेरे भाई तो 7 चौक 28 होता है, 7 पंजे 35, 405 पर कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 एकम 5 हो गया।
तो x को x से गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 81, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 आ जाएगा। x का मान आ गया 9। लेकिन इसने पूछा क्या है, उसने पूछा संख्याओं का योग। तो संख्या हमारे पास एक तो संख्या है 5x और एक संख्या है 7x, तो 7x में 5x जोड़ेंगे तो भाई मेरा आएगा 12x। लेकिन 12x की वैल्यू पूछी तो 12 को किससे गुणा कर देंगे, x का मान कितना 9, 12 9 108, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे और उसने प्रत्येक को 4,982 रुपए में बेचा। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में करके जाना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे भाई एक बात तो ध्यान रखना, एक बात हमेशा मेरी बात को ये याद रखना नोट में। सर क्या याद रखना है, जब भी आपके पास ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉस हमेशा सेम आ जाए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या आ जाए, सेम हो, तो हमेशा और हमेशा ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी। बोलो क्या होगी, हानि होगी। जैसे 10% लाभ 10% हानि, तो हमेशा हानि होगी। 5% लाभ 5% हानि, हानि होगी। आपसे 25% लाभ और 25% हानि, तो इसमें हानि होगी। 15% लाभ और 15% हानि, तो इसमें भी क्या होगी, हानि। यानी प्रॉफिट और लॉस, जैसे इसमें देखो 6% की हानि और 6% का क्या है, लाभ है, तो मेरे भाई 6% लाभ 6% हानि सेम है प्रॉफिट लॉस, तो इसका मतलब इस सौदे में क्या होगी, हानि होगी। और आप सर हानि तो बता रहे लेकिन होती कितनी है, ये हानि होती है एक्स स्क्वायर बटा में क्या होता है 100। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स की जगह परसेंटेज का जो है, वो परसेंटेज जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है और बटा में क्या देना है 100। अब परसेंटेज की माइनस है, माइनस ये प्रेजेंट करता है कि हानि हो रही है, माइनस का मतलब हानि है। तो बोलो परसेंटेज कितना बताओ 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना आएगा 36, और 36 में किसका भाग देंगे 100 का, तो ये पॉइंट लग जाएगी। तो पॉइंट 36% आएगा, नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। बोले इस सौदे में हानि होगी लाभ होगा, तो आप कहो हानि, बोलो कितना, पॉइंट 36% का। एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोली जाती है, 0.36 बोला जाएगा, लेकिन मैं 0.36 बोल दूं तो ऐसे बस मैंने पता नहीं है, ठीक है भाई। तो 0.36% आएगा, बिल्कुल सर, हमें ये बात समझ आ गई, 0.36% आएगा। क्लियर मेरे भाई, हाँ सर। तो इतने परसेंट की हानि हो गई, और ये हानि कितने परसेंट होती है, 100% में। अब 100 में से 0.36 घटाओगे तो भाई 99.64% आएगा। यानी कि इतने की तो हानि हो गई, 100% में से 0.36% की हानि होगी। इसका मतलब मैंने बेचा कितने में, 99.64% में, और 99.64% की वैल्यू इस भाई साहब ने दे रखी है कितनी, 4,982। 4,000 कितनी दे रखी है, 982। लेकिन ये तो एक वस्तु की है, और इस भाई साहब ने वस्तु कितनी बेची है बताओ, 2, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 3 होते, 3 से 4 होते तो 4 से करते। तो भाई सही है, 99.64% की वैल्यू हमारे पास है, और 4,982 गुणा 2, और हमसे तो मूल कीमत पूछी दोनों डिवाइसों की, इसका 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू हमने यहाँ मान ली, एक्स मान ली। अब देखो भाई यहाँ से दशमलव है, यहाँ से दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे दशमलव कितनी, दशमलव 2, तो 2 दशमलव यहाँ लगा सकते हैं, तो 2 का मतलब 100 यहाँ लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, आप काट लीजिए। देखो सबसे पहले 2 से काटता हूँ, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 8 16 और 2 दूनी 4, ये आ गया। और 4982 से 4982 कट जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 100, और यहाँ कितना है 100, और यहाँ कितना एक्स है। तो मेरे भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। तो मुझे बताओ, 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन ए पे। तो सिंपल सा सवाल है, कई बार एक क्वेश्चन यही पूछ लेता, परसेंटेज में ही ध्यान रखना, रुपए पूछे तो ऐसे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा बस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। ए है जो बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करे, इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन का कम समय करता है। एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, इसका मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए, और मेरे भाई यहाँ कौन है बी, और इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो 3 गुना है तो इसका मतलब 3, और ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और एफिशिएंसी उल्टी होती है मेरे भाई टाइम की, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। अब मुझे बताइए, ये 1 दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है, कितने का अंतर आया मेरे भाई, 2 का। और 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60। तो 2 की वैल्यू 60 है, तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 30, तो बोल 1 की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, 30 आ गई। जब 1 की वैल्यू मेरे भाई 30 आ गई, तो मुझे बताओ 1 को 30, इसको 30, यहाँ पे 1 का मान 30 आया तो 30 आ जाएगा, और 30 गुणा 3 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये 30 दिन में कर सकता है, और ये 90 दिन में कर सकता है। जब ए का काम ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 90 दिन में, दोनों का काम पूछे तो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए मेरे भाई। दोनों का काम आपसे पूछे तो यहाँ पे एक ट्रिक्स पता होनी चाहिए, गुणनफल बटा में योग। गुणा कर दो,
और योग कर दो, ये दोनों का काम आ जाता है, इसके ट्रिक्स है। यहाँ गुणा करेंगे तो 30 गुणा 90 और बटा योग करेंगे तो जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। 30 से काटेंगे 4 बार और 90 में 4 का भाग देंगे 22.5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन कोई कहता है सर मैं ट्रिक्स भूल जाऊं तो कैसे करना है? तो देखो मेरे भाई, इसको फिर कैसे करना है, इनके टोटल काम निकालेंगे। 30 को 3 से गुणा कर दो तो भी 90 आएगा, और 90 को 1 से गुणा कर दो तो भी 90 आएगा। यानी कहने मतलब टोटल जो वर्क है ना मेरे भाई वो 90 है। अब 90 वर्क को ये दोनों करना चाहते हैं, कौन कौन? ए और बी। इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो 90 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 22.5। ये डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को सोचिए, इसमें क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर धनराशि स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। इसने कहा 3 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो रही है? दुगनी। ये पूछना चाहता है ब्याज दर पर ये कितनी गुनी चाहिए? 8 गुना होने में कितना समय लेगा, ये पूछा इसने। तो देखो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये हर बार ये क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्यों आता है एग्जाम में। करना क्या है मेरे भाई, इसने क्या कहा, कोई धनराशि आपने उधार दी और 3 वर्ष में वो क्या हो रही है? डबल हो रही है। डबल का मतलब दुगनी हो रही है, ठीक है। अब पूछना चाहता है टी वर्ष में ये धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? तो टी वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 8 गुना हो रही है। अब इसने साफ साफ कहा 3 वर्ष में डबल हो रही है, तो 8 गुना कितने वर्ष में? ये क्वेश्चन पूछा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना होता, इसको पावर बनानी होती है। ये इसकी पावर बनेगी। देखो यहाँ 2 है तो 2 को लिखो 2 की पावर 1, या 8 है तो इसको लिखो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 होता है, सेम हो गया। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसमें ध्यान रखना ये घात है पावर, इस 1 में इस 3 का भाग देना और इस 3 में इस टी का भाग देना, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, या फिर आप कैसे कर लो, इनको वज्र कर दो। टी को किससे गुणा कर दो? 1 से, तो बोलो क्या आएगा? टी। और 3 को किससे गुणा कर दो? 3 से, तो क्या आएगा? 9। तो समय आंसर आ जाएगा कितना वर्ष? 9 वर्ष। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, कोई धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना होती है तो बताओ कितने वर्षों में ये धनराशि 9 गुना हो जाती। अब इस सवाल कैसे करते? तो सर आप इसको कहते हैं, इसको काट के तो मैं लिखता 3 की पावर 1 और इसको काट को लिखता 3 की पावर 2। तो मुझे बताओ ये 1 किससे गुणा होगा? बताओ वो जुड़ा टी से, तो टी आ जाता, और ये 2 किससे गुणा होगा मेरे भाई? 10 से, तो क्या आ जाता? 20 आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज, रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी धनराशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपए था तो उधार दी गई राशि, अब ये नहीं है यहाँ पे ब्याज नहीं है, यहाँ पे ये पूछा उधार दी गई राशि रुपए में कितनी है, ये क्वेश्चन है इसका। ये थोड़ा 12% गलत होते क्या? अब देखो यार, एक व्यक्ति रमेश है, उसने 2 तरह से पैसा उधार दिया। उसने दिया पहले तो 12% की दर से और उतनी ही धनराशि 15%, यानी दोनों में सेम धनराशि है, इसमें और इसमें 12%। और इसका समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। ये तो सब समझाने लिख रहा हूँ, लिखना नहीं पड़ता इनमें। और यहाँ भी 2 वर्ष है। तो बोलो 12 दूनी 24 होता है, साधारण ब्याज सेम होता है इसलिए गुणा कर सकते हैं। और 15 दूनी कितना होता है? 30, तो यह 30% आया। तो पहले जो राशि उधार दी उससे 24% ब्याज मिला, दूसरी राशि से 30% ब्याज मिला, और टोटल जो ब्याज मिलेगा 24 और 30 कितने होते हैं? 54%। बिल्कुल सर, हमें बात समझ गए। मैं पूछू पहली राशि पर ब्याज 24%, दूसरी पर 30%, टोटल कितना? 54%। और टोटल ब्याज की वैल्यू 675 है। इसका मतलब 64% की वैल्यू हमको दे रखी है 675। तो इसलिए 100% की वैल्यू हमसे पूछे मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू क्या मान ली हमने? एक्स मान ली। ठीक है, अब यहाँ काट सकते हैं आराम से, यहीं काट सकते हैं चाहे तो आप, है ना, यहाँ से काट सकते हो। तो 9 से काटा, 9 6 54 हुआ, 9 7 63 हुआ, और बचा कितना? 4 9 5 45। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये भी काट सकते हैं, तो देखो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 50। एक को x से गुणा करेंगे तो यहाँ x बचेगा, और 50 को इससे गुणा करेंगे 25 पंजे 125, यानी 1250। करेक्ट आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे भाई 11। एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, फिर परिणामी संख्या को फिर 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धियां करनी होगी? तो सीधा सवाल है। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ऐसे फ्रैक्शन याद नहीं थे। 100, पहले 100 में से 30% घटाया, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 70। फिर दोबारा 100 लो, फिर 40% बढ़ाया और 100 में 40 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। फिर 100 लिखा, फिर बोलो 5% बढ़ाया तो बोलो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब देखो यहाँ 5 से काट लो, देखो 0 से 0 कट गया तो यहाँ 10 7 हो गया, और यहाँ काट लो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, और यहाँ देखो 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार? 21 बार। ठीक है सर बिल्कुल।
तो मेरे को बताइए, यहाँ लिख लेता हूँ, ऊपर तो बच गया 10-7। अब ये रेशो याद होता ना आपको, फ्रैक्शन याद होती तो डायरेक्ट लिख देते, या 5-7 और यहाँ आपके पास 20-21। अब आपको अगर रेशो याद होता मेरे भाई, फ्रैक्शन याद होती, तो जैसे 30% घटाया जाता है तो 7/30 होता है, 30% फ्रैक्शन 3/10 होती है, 10 में 3 गया तो 7 बचेगा, तो डायरेक्ट लिखते तो बहुत बढ़िया होता। ये ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं। 10 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया, और 20 से 21 हो गया। अब ये टोटल देखो, यहाँ पे काटने लिखना चाहे, 5 दूनी 10 होता है और 3 जीरो, तो 1000 रुपये आ गए। 21 7 147, और 147 को किससे गुणा करेंगे बताओ? 7 से। 21 गुणा 7 करें 147, और 147 को फिर 7 से गुणा करेंगे, तो देखो मेरे भाई 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32 होता है, और हासिल 3 7 एकम 7 7 और 3 10 होता है। यानी 1000 रुपए की चीज आपकी 1029 की हो गई। तो बोलो वृद्धि हुई कमी हुई? तो सब पहले तो आपको वृद्धि हुई, ये बात तो मैं समझ आ गई। वृद्धि का परसेंटेज कितना है? अंतर कितने का है? 29 का। और प्रारंभिक मान कितना है? 1000 है, और गुणा में किससे करेंगे? 100 से। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 29 में 10 का भाग नहीं, 2.9% वृद्धि। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बोलो भाई मेरे भाई, समझ आया नहीं आया? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। क्वेश्चन नंबर 12। जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, और यात्रा के दौरान उसके औसत चाल। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे औसत चाल पूछे, चाहे वो कितनी भी दे, एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको, औसत चाल। औसत चाल आपसे कभी पूछे मेरे भाई, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसका मतलब है आपके पास कभी भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड जब भी पूछे, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये हमारे इसके ट्रिक्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए मेरे भाई, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, तो औसत चाल कुल दूरी निकालेंगे। तो दूरी तो इसने दी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास समय है और ये हमारे पास चाल है। और दूरी बराबर मेरे भाई होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है मेरे भाई चाल गुणा समय। तो मेरे भाई सबसे पहले दूरी देखो यहाँ पे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल तो बोल रहा कितनी दे रखी बताओ आप सब? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल दे रखी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना दे रखा? 40। लेकिन 40 मिनट में, इसलिए किसका भाग दूंगा मेरे भाई? 60 का। तो ये पहले वाली की दूरी आ गई। अब दूसरे की दूरी निकालो, तो कुल दूरी निकालनी है, तो इसकी चाल बोलो कितनी है? 60 है। यहाँ आ जाएगा 60, और गुना समय कितना है मेरे भाई? इसका 20 मिनट है, तो भाई 20 में मेरे भाई भाग दे देंगे किसका? 60 का। ये हो गया क्लियर है। अब यहाँ पे निकालेंगे कुल समय। तो समय देखो पहले कितना था? 40 मिनट, और अब कितना है? 20 मिनट। तो 20 और 40 कितना है? 60 मिनट। और लेकिन मिनट है तो किसका भाग दे देंगे? 60 का। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यहाँ काटेंगे 3 बार कट जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 3 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर तो है 25 दूनी 50। हाँ सर बिल्कुल। 60 से 60 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया? 20 आया। और 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 1। तो 20 50 और 20 70। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। सिंपल सा सवाल है। तो भाई मेरे ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 घन मीटर है, और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई क्या होगी? तो देखो सीधी सी बात है, जैसे एक बेलन ऐसा है, और मेरे भाई बेलन में आपसे ये गहराई यानी कि एच पूछी है। अब इसमें कोई धातु वातु कुछ भरा होगा, उसका मात्रा आपको दे रखी है 14,168। अब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है, और इस आयतन का मान है 14,168। अब देखो इसने व्यास दे रखा है 28, तो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोलो कितनी आएगी? 14 आएगी। सर बिल्कुल आएगी, ये बात हमें समझ आ गई। अब मुझे बताओ सबसे पहले, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन किसके बराबर है? 14,168 के। पाई का मान कितना लेंगे आप सब? 22/7 लेंगे। त्रिज्या कितना लोगे? 14 गुणा 14 लोगे। और हाइट अपन को एच रखनी है। हाँ सर बिल्कुल, और यहाँ 14,168 आ जाएगा। बिल्कुल साहब, हमें ये बात समझ आ गई। अब मेरे भाई काट लो, 14 से कट जाए, ठीक है। तो पहले तो ये 7 से काट लो, कितने बार जाएगा? 2 बार कट जाएगा। अब 14 से काटो, देखो 14 एकम 14 होता है, और यहाँ 14 एकम 14, और 14 दूनी 28 बार। ठीक है सर। अब यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे 11 चौक 44, और 11 6 66, और 2 से ही फिर कट जाएगा कितने बार? 23 बार। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। बोलो सिंपल, एक एक लाइन के क्वेश्चन आप देख लो, चाहे बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस आपके। क्वेश्चन नंबर 14। एक मीनार के शीर्ष का अर्धगोलाकार गुंबद है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 363 पाई स्क्वायर फीट है। गुंबद का आयतन पूछा।
मेरे भाई ध्यान रखना, गोले में भी ध्यान रखना 3 होता है, एक गोला ऐसे होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर। एक गोला ये होता है, ये वाला आधा कर दिया, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधे गोले का 2 पाई r स्क्वायर। और गुंबद की बात कर रहा है तो मेरे भाई आगे से ये नहीं, ऊपर भी इसमें कवर कर रखा है, ऊपर भी यहाँ भी कर रखा है कवर, और इसका होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट इसको गुंबद को अर्धगोला समझ जाते हैं और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुंबद की बात कर रहा है, इसका मतलब ये ऊपर से भी ढका हुआ है, इसको भी घेरा हुआ है, ये भाग भी इसका काउंट होगा, तो इसका मतलब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या आएगा, 3 पाई r स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अर्ध इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्ध बोलेगा 3 पाई r स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 363 पाई, 363 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक एक बारीकी से बता रहा हूँ। तो देखो यार, पाई से पाई कट गया और 3 से काटेंगे, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 3 निकम 3। अभी तो प्रैक्टिस सेट है तो इतना ही बताना पड़ता है। अगर मैं फिर इसे सवाल में खोलने के बैठ गया, कम से कम इसमें खोलने के बाद जब पूरा वो गोले के बारे में बताऊं तो 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो यहाँ आर स्क्वायर का मान 121 है, तो मेरे भाई आर का मान कितना आएगा, 11 आएगा। हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। अब इसने पूछा गुंबद का आयतन, यानी अर्धगोला ही है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल सर, 2/3 लिखा। अब देखो मुझे पाई का मान 22/7 मत रख देना, क्यों, ऑप्शन में पाई है तो छेड़ना ही नहीं पाई को, तो पाई का पाई रहने दो। आर का मान 11 है, तो 11 का घन होता है 1331। ठीक है सर, आर का मान कितना है, 11, और 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे 1331 आएगा। पाई को तो छेड़ना नहीं है, 2 को पहले इससे गुणा करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, और इसमें किसका भाग दो, 3 को, और पाई चिपका दो बस। अब भाग दे लो इसमें, देखो 3 8 24 होता है, 2 बच गया, 3 8 24 होता है, 2 बच गया, 3 7 21 बच गया, 1 3 3 9, 3 3 9, और ये पाई चिपका दो बस। 887.33 देख लो, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 15 इस शिफ्ट का लास्ट सवाल, और इस सवाल में भाई साहब थोड़ा सा मिस्टेक है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफर्म। इसमें यहाँ पे मजला ब्रैकेट है और यहाँ पे आपका ऐसे है। तो देखो यहाँ पे सवाल को कर लेना, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसा सवाल कभी मेरे भाई आता है तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो सवाल है वो बी बोर्ड मास के नियम से सोल्व होता है। अब बी बोर्ड मास का नियम क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम को हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी। रेखा बंधनी का मतलब ये था 2 गुणा 3, इसके ऊपर ये डंडा लग रहा है ना, ये रेखा बंधनी होता है। जैसे यहाँ 4/5 है, ये तो भाग का चिन्ह सबको होता है, लेकिन इसके ऊपर ये डंडा लग रहा है, ये किसका चिन्ह है, रेखा बंधनी का। तो सबसे पहले हम रेखा बंधनी सोल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ड्रॉप का मतलब होता है का को सोल्व करते हैं, फिर इसका मतलब डिवाइडेशन भाग, इसका मतलब गुणा, और इसका मतलब एडिशन, और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। ये क्रम से सोल्व होती है प्रोसेस सारी। अब मेरे भाई सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 5.09 में, यानी 5.09 में आप घटाओगे पॉइंट कितना, 76। यहाँ घटाना क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ मुझे बताओ 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 4। तो 4 दशमलव कितना आएगा, 33, 4.33 आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो आएगा वो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रेखा बंधनी सोल्व कर लिया, फिर छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा। तो छोटा ब्रैकेट ये है, तो 9.91 में से 4.33 को जोड़ना है घटाना है, तो आपको उसमें माइनस का चिन्ह है तो घटा दो। तो 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5.58 आएगा सर बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन पूरे का, इसको काटे 5.58 आ गया। तो साहब इसका सोल्यूशन 5.58 आ गया। अब मजला ब्रैकेट देखो, ये मजला ब्रैकेट है, यहाँ से आता है, तो ये जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा सर। 2.57 में हमें क्या जोड़ना है, 5.58 को जोड़ना है, तो 8 7 15 हुआ, 5 5 10 11 हुआ, और ये 5 2 7 और 9 8, 8.15 आ गया सर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, 8.15। फिर 8.15 किस में जुड़ जाएगा, 2.06 में जुड़ जाएगा, तो इसमें 2.006 फिर जोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा 6 5 11 1 2, और यहाँ पे 10 आया, 10.21 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही है। अब ये 12 में से घटेगा, क्योंकि इसका मान पूरे का मान आया हमारे पास 10.21, तो 12.00 में से 10.21 को हम घटाना है, क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस का। तो देखो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 7, और यहाँ कितना बचेगा भाई, 1। तो 1.79 कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। एक प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ दिल्ली पुलिस का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे, ये रहा, लगातार करा रहा हूँ कंटिन्यू।
भाई ये क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त कुछ नहीं होता। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ऐसे सवाल कभी हमेशा आप ऑप्शन से करा करो। तरीका बताऊंगा क्या करना है। इसने कहा 11 से विभाजित किया जाए, 11 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, एक अंक छोड़कर एक अंक होता है। 3 और 3 कितना बताओ, 6, और 6 में 6 घटाए 0, इसका मतलब 11 का भाग इसमें जा रहा है। और में देख लो 5 और 3 8, 8 में 6 घटाए 2, तो इसमें नहीं जाएगा। 11 में आना चाहिए 0 या 11, अपने नियम पढ़ोगा। 4 और 3 7, 7 में 6 घटाए तो 1 बचा, यहाँ भी नहीं जाएगा। 6 और 3 9, 9 में 6 घटाए 3, 3 यहाँ भी नहीं जाएगा। तो 11 का नियम केवल एक में लग रहा है, इसी में 11 का भाग जाएगा। देख लो 11 3 33, 3 बच गया, 11 3 33। और छोटी संख्या है तो नियम भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाग दे लो। क्या था, 11 का भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए। तो जब छोटी संख्या था ऐसे दे लो, 11 3 33 बच गया 3, 11 3 33, शेषफल क्या बचा 0। 11 5 55 बचा 1, 11 कम 11, तो शेषफल क्या बचा 2। 11 चौक 44, 2 बच गया 23 हो गया। 11 कम 11 2 22, तो शेषफल क्या बचा 1। 11 6 66, शेषफल क्या बचा 3। तो शेषफल 0 केवल इसी में तो बच रहा है, पूरा पूरा भाग इसी में जा रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा बस। अब कोई कह सर नहीं ऑप्शन से नहीं तो कैसे करेंगे, फिर आप इन तीनों संख्या को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 8 40, ये तो आप सहबाज संख्या हो जाएगी, तो इसको मतलब है 5 8 40, 4 9 36, तो इसका एलसीएम जो आएगा इन संख्या होगा वो आपका आएगा 5 8 9 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। अब कोई ऐसे मत लेने लग जाना कहीं 5 लिखा 8 लिखा 9 लिखा, पहले 2 का भाग दो फिर 3, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, है ना। ऐसे करना चाहता है पैसे दे लो, नहीं तो आएगा 360, है ना, कर लेना। 360 आया। अब 360 तो वो संख्या है जिसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, 8 का पूरा जाएगा और 9 का पूरा जाएगा, लेकिन हमें तो शेषफल 3 लाना है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 3। अब इसको यहाँ लिखेंगे 363। अब मेरे भाई ध्यान रखना 363 में, अब मुझे बता इनका भाग दूंगा 3 बचेगा, लेकिन 11 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। 11 भाग जा नहीं जा रहा, 11 33, 11 33 जा रहा है। मान लो कई बार ये संख्या नहीं आती तो फिर इसको 2 से गुणा करते, फिर 3 जोड़ते, फिर 3 से गुणा करते, फिर 3 जोड़ते, फिर 4 से गुणा करते, फिर 3 जोड़ते, ऐसे करना पड़ता मेथड में, आपको ध्यान रखना। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में 9973, देखो डायरेक्टली पूछ लिया इसको। मैंने आपको बताया था सबसे छोटी 1 अंक की सबसे छोटी 2, 2 अंक की सबसे छोटी 11, 3 अंक की सबसे छोटी 101, और 4 अंक की सबसे छोटी होती है 1009। ये तो होती है छोटी, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की। बड़ी पूछे, बड़ी, तो बड़ी यहाँ पे कितनी आएगी 7, यहाँ कितना आएगा 97, यहाँ कितना आएगा 997, और यहाँ आएगा 9973। इनको याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 9973 आएगा। डायरेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 4000 रुपए अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है, फिर भी उस पर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य क्या है। देखो डिस्काउंट दिया 10% का और लाभ हुआ 20% का, और एमपी दे रखा है। तो कभी भी आपको ऐसा सवाल जिसमें मिले डिस्काउंट देकर लाभ हो जाए, तो हमेशा मेरे भाई एक बात आपको मेरे ध्यान रखना, एक ट्रिक्स मान लो चाहे कुछ भी मान लो, कॉन्सेप्ट आप याद रखना, सर सीपी बटा में क्या होता है, एमपी बराबर होता है 100 माइनस में डिस्काउंट बटा 100 प्लस में होता है प्लस प्रॉफिट के लिए माइनस लॉस के लिए, प्रॉफिट या लॉस। तो मेरे भाई सबसे पहले मुझे बताओ, सीपी हमसे पूछा तो सीपी रहने दो। एमपी का मान हमको दे रखा है कितना, 4000, अंकित मूल्य दे रखा है 4000। भाई एमपी कितना दे रखा है 4000, और यहाँ डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में 10 घटाए तो क्या है 90 आया भाई। और प्रॉफिट कितना है 20%, 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, तो देखो काट लो, देखो ये कट जाएगा 3 बार, 0 0 कट जाएगा, 3 3 3 चौक 12, सही है। 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे 1000 बार कट जाएगा। तो सीपी को 1 से गुणा करेंगे सीपी आएगा, और 1000 3 से गुणा 3000 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। बस इतना क्वेश्चन करना था, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, राम और नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में, और नरेश और श्याम मिलकर इस कार्य को 15 दिन में, और तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो समय का मजदूर के सबसे सीधे सवाल होते हैं, बस आप हल्के में लो इनको, कुछ नहीं है, पर दिमाग प्रेजेंट रखो बस क्लास के अंदर। क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले देखो इसने कहा राम और नरेश, तो राम को आर से लिखते हैं, राम और नरेश का कार्य कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ठीक है भाई। फिर कह रहा है नरेश और श्याम, नरेश और श्याम कार्य को कर सकते हैं मेरे भाई 15 दिन में। फिर तीनों मिलकर, तीनों कौन कौन है, राम नरेश और श्याम, राम नरेश और श्याम
ये कर सकते हैं इस कार्य को 12 दिन में। ठीक है सर। अब तीनों को ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो भाई 60 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 20 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 4 बार और 12 से काटेंगे 5 बार। बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ आ गई। ये 3 4 और कितना है 5 है। क्लियर है सर? हाँ सर बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, तीन काम किसका है? राम और देखो अब मैं यहाँ समझाता हूँ, तीनों का काम देख लो यहाँ पे, राम, नरेश और श्याम का। ये इनका तीनों का काम है 5। राम, नरेश और श्याम काम कितना है? 5। अब बताओ राम और नरेश का काम कितना है? 3। यानी राम, नरेश और श्याम तीनों मिलकर लड्डू खाते हैं 5, जिसमें राम और नरेश 3 लड्डू खाते हैं। राम और नरेश 3 लड्डू खाते हैं, तो बच्चे कितने? 5 में से 3 हटा देंगे तो क्या बचेंगे? 2। तो श्याम 2 लड्डू खाता है। सर बिल्कुल सही है। और नरेश और श्याम खाते हैं 4, तो नरेश और श्याम खाते हैं 4, तो 5 में से 4 घटा देंगे, इसका कितना आ जाएगा? 1 लड्डू आ जाएगा। सर बिल्कुल सही है। और मेरे भाई जब मुझे बता टोटल तीनों के 5 है, 5 में से 2 हटा दो, 3, 3 में से घटा 2, तो इसके 2 लड्डू आएंगे नहीं आएंगे? सर बिल्कुल आएंगे। ये बात समझ आएगी? हाँ सर, दोबारा समझ लीजिए। तीनों के लड्डू कितने हैं? 5। अब मुझे आर एन को हटा दो, आर और एन को हटा देंगे तो कितना? आर एन का मान कितना? 3, 3 हटा देंगे कितना बचेगा? 2। एस का मान 2 बचेगा। फिर एन एस को हटा दो, एन एस का मान कितना? 4। तो मुझे बता एन एस का मान कितना? 4, 4 हटा देंगे तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 ये दोनों हटा देंगे तो 2 ही बचेगा। अब इसने पूछा क्या टोटल काम कितना है? 60। और ये काम किससे करवाना चाहता है? राम और नरेश, राम और श्याम से। इन राम से और श्याम से, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे कितना है? 3, तो 3 का भाग दे देंगे, 20 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना भाई। लॉजिक से सवाल 20। पानी बोतल तो थोड़ा पानी ऑफिस में होगी। देखो यार, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण 17 सेंटीमीटर का है। तो मेरे भाई देख, मैंने आपको पहले कहा है, बार बार कहा है इस चीज को। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मेरा सूख गया लगातार क्लास में। तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है। मैंने आपसे पहले भी कहा और वीडियो डाल रखी है, ट्रिपलेट होती है 3 4 5 समकोण त्रिभुज के, 5 12 13, और मेरे भाई 7 24 25, और मेरे भाई 8 15 17। तो मेरे भाई इनको याद कर लो, 20 21 29। और मैंने ये ट्रिपलेट कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते सारे मैंने आपको एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो आराम से कि ट्रिपलेट ये आते कैसे कैसे नहीं आते। और मैंने सारे ट्रिपलेट लिखा रखे, कम से 21 बाई जो बड़े बड़े ट्रिपलेट है वो भी सारे लिखा रखे हैं, लेकिन आपको वो याद होने चाहिए कम से कम, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो मैंने जैसे ही कहा देखा, जो सबसे बड़ी भुजा ये होती है ना, ये कर्ण होती है भाई। क्या होती है? कर्ण होती है। तो जैसे यहाँ आपको ये ट्रिपलेट दिया यहाँ पे, तो ये 17 के बारे में बात करी इसने, ये कर्ण बोलो कितना है? 17 है। अब इनमें से ये कोई सा भी ले सकते हो, 8 और 15। तो यहाँ जैसे 8 ले लिया और यहाँ क्या ले लिया? 15 ले लिया। ठीक है। ऊंचाई आधार से, जैसे ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बोलो ऊंचाई 8 और 7, 15 और 8 में अंतर कितने का? 7 का। बोलो सही है कि नहीं है? तो मुझे तो बस एक मैंने ये चीज पढ़ा नहीं, बस कर्ण देखा 17, और 17 देखते समझ गया मैं कि 17 देखते हमारे पास ट्रिपलेट आ गया, किसका? 8 15, किसका आ गया? 17 का ट्रिपलेट आ गया। अब मेरे भाई इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई बटा में क्या होता है? 2। यानी इनको गुणा करके आधा कर दो, बस 15 गुणा 8, और किसका भाग दे दो? 2 का। तो 2 से काटा 4 बार, 15 चौके 60 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। तो मेरे भाई तैयारी अच्छी करो, ये ट्रिपलेट याद करो, इस पर डिफरेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं और एग्जाम में यूज सेकंडों में कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक से 10,000 रुपए जमा किए, 4 वर्ष बाद उसे 12,400 रुपए राशि प्राप्त, ब्याज दर बताओ। तो देखो साधारण ब्याज है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा इसे लिया है। तो इसमें प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल जो है वो 4 वर्ष बाद कितनी हो गई अमाउंट? तो प्रिंसिपल है 10,000, और इसका 4 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? 12,400। तो ऐसे कितने वर्ष में हुआ टाइम? सर आपको तो टाइम दे रखा 4 वर्ष में। तो मेरे भाई अब मुझे बताओ, इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा अपना? एसआई। एसआई कितना आएगा बताओ? 2400। ठीक है भाई। हमसे क्या पूछिए? दर। तो दर बराबर जो होता है, दर बराबर होता है, आपको बताया वो 100 गुना में क्या होता है? एसआई होता है, और नीचे प्रिंसिपल गुना टाइम होता है। तो यहाँ 100 लिखा, एसआई कितना है मेरे भाई? 2400। ये आपको याद होना चाहिए, लिख रहा हूं मैं आपको, किसी को पहली बार देख रहा हूँ। 100 गुना एसआई हो गया, प्रिंसिपल कितना है? 10,000, और टाइम हमारे पास है कितना है? 4 वर्ष।
देखो यार 4 जीरो से 4 जीरो तो काट ही दो और 4 का भाग 24 देंगे, 6% आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। बस इतना क्वेश्चन करना था। 22, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3y बराबर a और 6 बराबर 3b हो तो y अपॉन b का मान पूछा। तो मेरे भाई सबसे पहले हमसे पूछा y अपॉन b का मान। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से इस समीकरण से y का मान जब निकालेंगे मेरे भाई, y बराबर जो आएगा मेरे भाई वो a बटा में क्या आएगा? 3 आएगा। गुणा की जो चीज होती है वो भाग में चली जाती है, हमेशा ध्यान रखना, बराबर की दूसरी तरफ। तो यह 3 है तो इसके बटा में हो जाएगा a बटा 3 आ गया। अब यहाँ से हमें b का मान निकालना है, तो मेरे भाई गुणा में b के साथ गुणा में गुणा 3, तो 3 का भाग अलग जाएगा। तो यह b बराबर जो आएगा मेरे भाई वो आएगा 6 से बटा में कितना आएगा? 3 आएगा। बिल्कुल सर, या काट भी सकते हैं, 2 बार कट जाएगा, ऊपर काटो चमक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया आपको? हाँ सर बिल्कुल। अब रख दो y का मान तो कितना है आप सर? y का मान आया a बटा में 3 और b का मान आया 6a बटा में कितना आया भाई? 3 आया। जब भी दो फ्रैक्शन आ जाती है, ऊपर वाली सबसे नीचे वाली से गुणा होती है, तो 3 को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। और ये वाली इससे गुणा होगी 6 18, तो ये 18a आ जाएगा सर बिल्कुल। a से a कट जाएगा भाई, 3 एकम 3 और 3 चक 18, तो 1 बटा क्या आएगा? 6। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बस इस क्वेश्चन को इतना सा करना था। अगला क्वेश्चन, 61 वस्तु का विक्रय मूल्य 53 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत दशमलव के बाद पूर्णांक तक ज्ञात करना है। कोई बात नहीं। तो देखो 61 वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी 61 विक्रय मूल्य को बोलते हैं भाई 61 लिखना, और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। फिर कह रहा है 53 वस्तु का क्रय मूल्य, 53 53 लिखना, और क्रय मूल्य मतलब लिखना सीपी। ये आपस में क्या है? बराबर है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब भी यहाँ पे बराबर दिखे तो बस आप रेशो बनाओ। रेशो कब बनता है? जब मान पलट जाते हैं। तो मान पलटेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीपी अनुपात क्या लिखेंगे? एसपी। जब भी रेशो बराबर को रेशो बनाते हैं तो हमेशा मान पलट जाते हैं। तो सीपी का मान तो बोलो क्या आएगा? 61 आएगा सर बिल्कुल। सीपी का मान बोलो क्या आएगा? 61 आएगा। और एसपी का मान क्या आएगा? 53 आएगा। ठीक है सर। तो हमने खरीदा कितने में? 61 में, और बेचा कितने में? 53 में। तो 100% बात है, हानि होगी। तो सर परसेंटेज में हानि बताओ कितने की है? तो हानि चाहिए तो मेरे भाई अंतर कितने का है इनमें? तो अंतर बताओ कितने का है भाई? 8 का सर बिल्कुल। और अंतर 8 का है, प्रारंभिक मान कितना? 61 है, और गुणा परसेंटेज चाहिए तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ये तो ऊपर गुणा करेंगे 800 आ जाएगा, 800 में किसका भाग देंगे? 61 का। तो 61 एकम कितना होता है? 61 होता है। अब यहाँ से बच गया कितने? 19, तो 190 हो गया। तो देखो 60 का भाग जैसे देते हैं 190 में, तो 60 दिया 180, 61 दिया 183 हो जाएगा, यानी 3 बार भाग जाएगा। तो 13 पॉइंट, देखो ये 13 पॉइंट नहीं है और ये 13 पॉइंट नहीं है, और हमें पता है सौदे में हानि हुई है, लाभ नहीं हो सकता, ये लाभ का है, तो ये भी गलत हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बस इतना से इस क्वेश्चन को हमें करना था, बस पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अब मेरे भाई देखो 4 वर्ष में 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आप कितने निवेश करना चाहिए? कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 वर्ष में 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए? इसका प्रिंसिपल इसने पूछा है। तो मेरे भाई सीधा सा और सीधा सा क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कोई खतरनाक क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर कुछ करना हो। इसने तो साफ साफ कहा मेरे भाई 10% है और 4 वर्ष में है। तो मेरे भाई बताओ 10% की दर है आपके पास, तो इसका मतलब 1 बटा क्या है? 10 है। आप चाहे इसको वैसे भी कर सकते हो, आप सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर फ्रैक्शन मेथड से कैसे भी कर लो। 10% फ्रैक्शन 1/10, इसका मतलब आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट, या 10 है और यहाँ कितनी आएगी? अमाउंट 10 में एक जोड़ देंगे कितना? 11। ये ऊपर ब्याज होता है। अब या तो आप इसको 4 बार लिख लो या पावर 4 लगा लो, बात है कि 4 बार लिख लो। 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, और 10 से 11 हो गया, और 10 से 11 होगा। आप सर ऐसे 4 बार क्यों लिखा? क्योंकि 4 वर्ष हमारे पास, इसलिए 4 बार लिखा। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,000। यहाँ गुणा करेंगे तो 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 आएगा, और 1331 को फिर 11 से गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 33 और एक 34 हासिल 3, 11 33 और 3 36 हासिल 3, 11 कम 11, 11 3 14, तो 14,641 आएगा। बिल्कुल सर। अब हमें एक देखो मेरे भाई, इसका मान आपको दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 14,000, 1,46,410 दे रखा है, 410, और ये दे रखा है
1,46,410 इसका वैल्यू हमको दे रखा है और इसका वैल्यू हमसे पूछा क्या, मान लिया x। तो मेरे भाई देखो सबसे पहले यहाँ एक बार और यहाँ कटेगा 10 बार, कट जाएगा और 10 को इससे गुणा कर देंगे, 1,00,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बस इतना क्वेश्चन हमें करना था इसे। देखिए एक आदमी ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वही 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उतनी दूरी कितने समय में तय करेगा। जैसे मैंने ये सवाल देखा, उतनी दूरी, इसका मतलब दूरी बराबर है, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस दोनों की क्या है, बराबर। और डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर है और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। बोले इसकी चाल कितनी है सर, इसकी तो चाल है 9 और समय कितना है सर, समय 40 और मिनट है तो किसका भाग दे देंगे, 60 का। सही है भाई, बिल्कुल सही है, बराबर। फिर दूसरे की, अब मैं पूछूं इसकी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो समय तो इसका नहीं है मेरे भाई, समय तो इसकी चाल तो हमारे पास है 12, लेकिन समय हमारे पास नहीं है, हमने क्या मान लिया x, और किसका भाग दे देंगे भाई, 60 का। समझ आएंगे, हाँ सर बिल्कुल आ गया। बोलो पहले वाली चाल 9 और समय कितना है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल है 9, समय है 40 मिनट, मिनट को घंटा बनाने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का। फिर दूसरे वाली चाल है 12, दूरी, अब समय हमारे पास नहीं है तो समय हमने क्या मान लिया x, और यहाँ किसका भाग देंगे, 60 का, मिनट में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। अब समय घंटे में, तो यहाँ 60 से 60 कट जाएगा और यहाँ काट लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे 10, तो x का मान बोलो कितना आ गया, 10। तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। बोलो कितना आ गया, 30। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए आ जाएगा। बात समझ आ गई, हाँ सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने क्या कहा, 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत 80 किलोग्राम है, 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 किलोग्राम अधिक है, तो 15 व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है औसत का, इसको अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, एक लाइन का सवाल है। लेकिन आपने अगर कोई पहली बार पढ़ा तो मैं समझा दूंगा पहले मेथड से थोड़ा सा, क्या है इसमें। इसमें 15 व्यक्ति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन जो पहली बार देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ। तो 15 व्यक्ति है और 15 व्यक्तियों का औसत हमने मान लिया x, तो 15 व्यक्तियों का औसत कितना मान लिया, मैंने x मान लिया। अब इसने क्या कहा है, 14 व्यक्तियों का जो औसत एवरेज है वो 80 है, यानी 14 व्यक्ति, यहाँ से यहाँ तक के जो 14 व्यक्ति हैं इनका एवरेज बोलो कितना है, 80 है। भाई सब 15 का औसत तो कितना है, एवरेज x है, और 14 व्यक्तियों को एवरेज कितना है, 80 है। और लास्ट वाले का जो एवरेज है ना, इसने कहा 15 व्यक्ति का जो भार है सभी व्यक्तियों के औसत भार से 42 अधिक है। सभी व्यक्ति कितना x है और इससे भी कितना अधिक है, 42 अधिक है। बस ये सवाल करना था। अब मुझे तो एवरेज, इस 15 का एवरेज कितना है, x है, 14 का एवरेज कितना है, 80 है, और लास्ट वाले का एवरेज कितना है, x प्लस कितना है, 42 है। अब मुझे बताओ x को किससे गुणा करेंगे सर, ये कैंडिडेट कितना है x का, 15, 15 कैंडिडेट का औसत कितना है x, तो 15 को किससे गुणा करेंगे, x से, तो बोलो क्या आएगा, 15x बराबर जो होगी। अब मुझे तो ये 80 किससे गुणा होगा सर, 80 के कैंडिडेट कितने बताओ, 14, तो 14 किससे गुणा होगा, 80 से, 14 8 112 यानी 1120। और ये जो x प्लस 42 किससे गुणा होगा, केवल एक ही आदमी तो 1 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा x प्लस 42। समझे दोबारा कैसे लिखा, ये एक लाइन का सवाल है बस। ये जो एवरेज x है वो कितने व्यक्तियों का है सर, ये सारे 15 व्यक्तियों का है, तो 15 को x से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 15x बराबर। ये जो एवरेज है वो कितने व्यक्तियों का है सर, ये 14 व्यक्तियों का है, तो 14 गुणा 80 करेंगे, 14 8 112, तो क्या आएगा, 1120। ये एवरेज कितने व्यक्तियों का, एक व्यक्ति, एक को से गुणा करते हो, x प्लस कितना आएगा, 42। बस इतना से ये सवाल करना था, कुछ नहीं करना, ये तो एक लाइन में। तो देखो ये x है, ये 15x है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 14x बच जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1162। अब यहाँ 14 से काट सकते हैं भाई, 14 से काटेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे कितना होता है, 112, और बचे कितने भाई 4, और 14 3 42, तो x का मान बोलो कितना आया, 83 आया। अब इसने पूछा क्या, इसका मान बोलो कितना है, 83, लेकिन इसने पूछा क्या, 15 व्यक्ति का, 15 ने इसका मान पूछा है, तो x का मान बोलो कितना है, 83, और 83 में कितना और जोड़ देंगे, मतलब 42 जोड़ देंगे, तो ये तो 5 और 8 4 12, इसका 125 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बोलो सभी व्यक्तियों का औसत कितना आया, 83 आया, और 15 व्यक्ति का औसत वेट कितना है बताओ, 125 है। समझ आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो बेलन का पिछले प्रैक्टिस सेट में भी है और इसमें भी आया। बेलन ये होता है आकृति ये वाली, और इससे नहीं भाई साहब चित्र बनाने जरूरत नहीं, बना रहा हूँ आपको,
व्यास 8 है मेरे भाई, तो त्रिज्या कितनी आएगी, व्यास का आधा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहां से यहां तक आपको 8 है तो आधी चीज 4 आ जाएगी। और ऊंचाई मेरे भाई, इसकी ऊंचाई जो हाइट दे रखी है मेरे भाई, वो दे रखी है 35 दे रखी है। और मेरे भाई आयतन पूछा, आयतन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हमको दे रखी है 4 का, 4 × 4 आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना, 4 × 4। ऊंचाई हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 35। देखो भाई 7 से काटेंगे तो 7 से कट जाएगा 5 बार। अब गुणा कर लो इसको, देखो 2288 होता है और 2288 होता है, 5 चौक कितना होता है 20 होता है, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 2 16 17, 1760 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, बी ऑप्शन में। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। क्रमशः उसने क्रमशः अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया और कितना द्वारा प्रतिशत बचाया गया। ये तो नॉर्मल सर्च है। व्यय मतलब खर्च, यानी खर्च और बचत। खर्चे बोलते हैं, व्यय का मतलब खर्च होता है, खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 3:2। तो इसने ये पूछा है इनका परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज निकालने के 3 अनुपात को कितना है 5 और गुणा किससे कर देंगे 100 से। 5 से काटेंगे 20 आया, 20 दूनी कितना आया 60%। तो खर्च का परसेंटेज कितना आया 60। ऐसे इसका निकालेंगे 2/5 गुणा 100 कर देंगे, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा 20, 20 दूनी 40% आएगा। तो मुझे बता खर्च का परसेंटेज कितना है 60। तो इसने पूछा खर्च का परसेंटेज कितना है बताओ 60 और बचत का कितना है 40। 60 और 40 देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों आगे एग्जाम में। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत सीधा है। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह अपनी, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि भाई बड़ा सवाल है तो खतरनाक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है। तो मेरे भाई 30% राशि देता है, फिर शेष राशि में से अपने दोनों बेटों को और एवं एक बेटी को क्रमशः कितना देता है, 20, 20 और 15, यानी 20, 20, 15, 20 और 20 40 और 15 55% दे देता है। यानी कि देखो सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी पत्नी को दे देता 30%। इसने कहा पत्नी को दिया 30%, पत्नी को, फिर इसने बेटा बेटी और तीनों को दिया, उसने दिया कितना परसेंट, 55%। दो बेटे और एक बेटी है, 2 बेटे और एक बेटी को दे दिया 55%। फिर कह रहा अब जो शेष बचा उसका 1/3 का भुगतान उसने घर के किराए में, इन घर के किराए में और दे दिया, उसने कितना भाग दे दिया, 1/3 भाग दे दिया। तो बस नॉर्मल सी चीज है। फिर भी उसके पास कितनी राशि बच गई भाई, इसके पास बच गई 33,600 रुपये बचेगा। अब क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा सुन लीजिए। एक व्यक्ति की इनकम में से क्या करता है, पत्नी को देता था 30%, अब जो बचता है उसके पास पैसा, उसका वो देता 55%, किसको, 2 तो बेटे को और एक बेटे को। 20, 20 और 15 देता है, दोनों जोड़, तीनों जोड़ दे 55% आ गया। अब जो शेष बचा उसका 1/3 भाग किराए में दे देता है, फिर भी उसके जेब में पैसे बचते हैं, कितने, 33,600 बचते हैं। तो उसकी प्रारंभिक राशि पूछे, टोटल राशि कितनी है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, एक तो इसको फ्रैक्शन बना लो, इसका फ्रैक्शन 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, 30/100 करेंगे, 30% 100 करेंगे, 0 0 कटेगा 3/10। अब 55% को सोल्व करेंगे, 55% में 55 बटा में कितना आएगा 100, 5 से काटेंगे कितना आएगा 11, 5 से काटेंगे 20, तो इसके फ्रैक्शन बनेंगे 11/20। अब मुझे तो याद है लेकिन आपको भी याद होनी चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना। बात समझ आएगी, हाँ सर। आप सुनो, तो ये इतना तो खर्च कर दिया, सुने तो मुझे तो उसकी कुल आय हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स। अब मेरे भाई एक बात तो, टोटल रुपए कितने हैं इसके पास, रुपए कितने, 10, 10 में से 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने बताओ 7। अब ऐसे इसके टोटल रुपए कितने बताओ 20, 20 में से 11 खर्च कर दिए तो बचे कितने भाई 9। अब इसके बाद टोटल रुपए कितने बताओ 3, और 3 में से 1 खर्च कर दिया तो भाई बचा कितना 2। और ये वैल्यू दे रखी है 33,000 किसके बराबर, 600 बराबर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो इस सॉल्यूशन इसका यही सवाल है बस यहाँ तक। अब मेरे भाई काटो आराम से, और कुछ नहीं करना है इसको। देखो 3 से 3 बार कट जाएगा, क्लियर है, हाँ सर। अब देखो मैं 7 से काटता हूँ इसको, 7 चौक 28 होता है, बचे 5, 7 8 56, 4800 बार हो गया। और 2 से काटेंगे तो 2400 बार कट जाएगा, बिल्कुल सर। और 3 से काटेंगे तो भाई मेरे भाई 3 8 24, 800 बार कट जाएगा। और ये यहाँ ऊपर x है और नीचे कुछ नहीं था, 1 हो गया, 1 को x गुणा तो x हो जाएगा। लेकिन 800 किससे गुणा होगा, 20 से और 10 से, यानी 800 गुणा 20 गुणा 10 करेंगे 200, 200 गुणा 800 कर लो बस, 800 गुणा में कितना कर लो 200। तो मेरे भाई 8 दूनी 16, 16 के आगे 4 जीरो लगा दो, 16 के आगे क्या लगा दो 4 जीरो, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बस ये एक लाइन का इतना सवाल था, तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक ही चीज लिखी है।
अगला क्वेश्चन, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक दूसरे के सहभाज्य है। मेरे भाई ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। अब इस क्वेश्चन को कौन बताएगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर करके बताना। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने ये सवाल करवाया है ऐसा, और बस संख्या ही चेंज हुई है। इस क्वेश्चन को आप करके जरूर बताओगे, आप प्रैक्टिस सेट वास्तव में पढ़ रहे हो तो। मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज ही लगातार वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रोक रोक के बना रहा हूँ, लगातार एक साथ ही चल रही है, एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। बस आप बने रहिए, बस आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये वीडियो। देखो यार, और एक बात और बता देता हूँ, अब दिल्ली पुलिस के वीडियो बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, इसके बाद आप कहोगे जो एग्जाम आती रहेगी आपके नजदीक 1 महीने 1.5 महीने के अंदर रहेगी, उसके प्रैक्टिस सेट, हर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट, चाहे वो आपका सीडीएस का हो, चाहे वो आपका एसएससीजीएल का हो, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, मैथ के जो भी क्वेश्चन जिस एग्जाम में आएंगे उसके सबके प्रैक्टिस सेट आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर डालूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए, एवरेज मेरे भाई ध्यान रखना, एवरेज जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग करेंगे तो यहाँ पे योग करने से पहले आप इनको योग करोगे तो कैसे करना है योग, देखो इसे काट लीजिए। योग करने का मतलब है, देखो ये प्लस का 3 है मेरे भाई और ये माइनस का 3 कट जाएगा, तो योग करेंगे तो कट जाएगा ये, बिल्कुल सर। अब देखो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5 है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 काटे, बिल्कुल सही है। और क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, ये भी कट गया। और ये प्लस का 7 और ये माइनस का 7 है, ये भी कट गया सर, बिल्कुल सही है, कट गया। तो मुझे बताओ मेरे भाई, कुछ भी बचा क्या, ऊपर नहीं बचा, और ऊपर बचा जीरो, यानी योग जीरो आया। और जीरो में आप किसी भी नंबर का भाग दे लो ना, चाहे कितनी भी संख्या का भाग दे लो, तो बोलो क्या आएगा आंसर, जीरो ही तो आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। ये तो पागल बनाया केवल दिल्ली पुलिस वालों ने आपको। तो ऊपर योग सबको काट दिया, सबको कट रहे हैं, सब जीरो आ रहा है। तो योग जब जीरो है तो जीरो में किसी भी संख्या को बदल दो, क्या आएगा, जीरो आएगा, बस कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्वेश्चन मैंने फिर कहा था, आता है एग्जाम में। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। अब देखो ये बातें इसको लिखना उचित नहीं है एग्जामिनर को, ये इतनी लिख रहा है, फिर क्या तैयारी कर रहा है पढ़ा, क्यों लिख रहा है काम का, हमें पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य और सहअभाज्य दो संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या फिर दो प्रकार की होती है, सहभाज्य और अभाज्य जोड़े होते हैं। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं दो या दो से अधिक ऐसी संख्या जिनका में से एक होता है। अभाज्य जोड़े ऐसे कहते हैं ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें डिफरेंस दो होता है। ये तो अपने पता है, क्यों बता रहा है खामखा। अब इसने कहा है 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आप देखना, उसके बारे में अभाज्य संख्या के बारे में बताता आता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या होती है स्टार्ट कहां से, 2 से। तो मैं आपको चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 से मैं लिख देता हूँ पूरी आपको। देखो पहले अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। अब मेरे भाई ध्यान रखना ये, पर आपसे देखो ये शुरू के मैंने लिख दी, लेकिन मुझे लिखनी कहां से है, 35 और 100 के बीच। तो मैं 35 से शुरू करता हूँ। तो मेरे बात ध्यान रखना, 35 से देखो पहले कौन सी आएगी बताओ, 37, फिर 41 आएगी, फिर 43 आएगी, फिर कौन सी आएगी, 47, फिर 53 आएगा, फिर 59 आएगा, और फिर 61 आएगा, फिर 67, फिर 71, फिर 73 और 79, फिर आएगा 83 और फिर 89 और फिर 97 आएगा, बिल्कुल सर। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें अंतर 2 का होता है, ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का होता है। तो देखो यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, तो ये तो नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, तो यहाँ पे अंतर कहो सर यहाँ अंतर 2 का है, देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों में अंतर 2 का है, नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें भी 2 का अंतर है, देखो बोले है कि नहीं है, सर बिल्कुल है। देखो इनमें 2 का अंतर है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें भी 2 का अंतर है, बिल्कुल सही है। 61 67 नहीं है, 67 71 में नहीं है, 71 और 73 में भी 2 का ही है, बिल्कुल सर 2 का ही है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल सही है। और देखो 73 79 में नहीं है, 79 और 83 में भी नहीं है, और 83 89 में नहीं है, 89 97 में नहीं है। तो मेरे भाई देखो, एक तो 41 और 43 में है एक, ठीक है,
और एक ध्यान रखना यहाँ पे नहीं है डिफरेंस, देखो यहाँ डिफरेंस 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ भी कितने का आपके पास 4 का है, यहाँ कितने का है 6 का है, और यहाँ कितने का है, यहाँ भी ज्यादा का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ 6 5 का है, 6 का है, और यहाँ पे देखो यहाँ एक देखो 67 और 71, यहाँ भी नहीं है, बस केवल देखो 3 ही आवाज संख्या है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे नहीं है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस केवल 2 में ही मिला, एक तो इसमें मिला, एक इसमें मिला और एक इसमें मिला, तो केवल कितने जुड़े अभाज्य संख्या आएंगे, 3 आएंगे भाई। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। तो गलती मत करना, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, और किसी में 2 का डिफरेंस नहीं, केवल इनमें डिफरेंस 2 का है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है और वह 600 रुपये बचाता है 600 रुपये, तो राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। मैंने आपको अभी अभी बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, एमपी होता है, डिस्काउंट होता है और एसपी होता है। ये 100% होता है, डिस्काउंट कितना दिया इसने बताओ, 12% है, और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 100 में 12 घटा दे, बोलो कितना, 88% आया। अब ये एक का मान देगा, इसने कहा बचत, बोलो कितनी है, 600। बचत का मतलब न तो एमपी होता है न एसपी होता है, डिस्काउंट ही जो होता है वो बचत होती है हमारी, हमको डिस्काउंट दिया वही तो हमारे पास बचा। तो 12% की वैल्यू हमको दे रखी 660, और इसने पूछा विक्रम मूल्य पूछा, राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, 88% है, तो क्या भाई 12% छोड़ दिया तो 88% भुगतान किया, इसको मान लिया एक्स मान लिया, तो 12% की वैल्यू, 12% की वैल्यू आपको 660 दे रखी, 88% का हमसे पूछा है, तो काट लो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, एक को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और इसको गुणा करेंगे 55 को किससे करेंगे, 88 से, ये तो ज्यादा गुणा कर दिया, तो भाई काटना सही, 12 से काट ले, यहाँ पे 12% की वैल्यू कितनी है, 660, तो हमसे पूछे 88% की वैल्यू, तो भाई गुणा ही करना पड़ेगा, अब इसमें क्या करें, तो यहाँ पे 55, यहाँ पे लिख लो 55 को 11 गुणा 5 गुणा 88 ऐसे लिख लो, तो ये 5 40 हुआ, 5 40 और 4 44 हुआ, गुणा 11 करेंगे तो 0, 11 चौक 44, 11 चौक 44 48 हुआ, ये तो ये आ रहा है, क्या मिस्टेक हो गई, दोबारा देख लीजिए एक बार, कुछ मिस्टेक हुई तो, ये कह रहा 12% की छूट देता है, यानी 100% एमपी है, 12% का डिस्काउंट दे दिया भाई इसने, तो इसका मतलब 88 में बेचा कि नहीं बेचा, सर बिल्कुल बेचा है, सही है, और वह 600 रुपये बचाता है, यानी इसकी वैल्यू 12% की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी बताओ, 600 रुपये। अब इसने कहा राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया है, तो भुगतान तो इसने जो किया वो भी 88% ही किया है, इसकी वैल्यू हमसे पूछे एक्स का मान, तो ये मैंने काट गलत दिया पिछले सवाल में, 12 पंजे 60, 5 पर कटेगा, 55 बार नहीं कटेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अपन ने 55 बार काटा था, ध्यान रखना, कितने बार काटा था, 55 बार, 55 नहीं आएगा, 50 बार कटेगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक हो गया, एक को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 0, 5 8 40 होता है, 5 8 40 और 4 44, 44 आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। तो आप सोच रहे होंगे काटने में देखो गलती हो गई थी उसमें, वो 55 नहीं आएगा, वो 50 पर कटेगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ 34, एक व्यक्ति अंकित मूल्य में 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य में 20% अधिक पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछो, तो देखो कितना सीधा सवाल है। तो सबसे पहले जब भी छूट की बात करें तो एमपी लिखो, आप पहले एमपी लिखो 100 रुपए, बिल्कुल सर हमें बात समझ आ गई, एमपी 100 रुपए है। अब अगर 25% का डिस्काउंट दिया, जब 25% का डिस्काउंट दे देगा तो मुझे तो 75 रुपये आएगा, नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, 75 रुपये हमारा क्या आ गया बताओ, एसपी, क्यों, 100 में 25% का डिस्काउंट दे दिया, 100 में 25 कम कर दो तो 75 आएगा। इसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर बेचता, यानी अंकित मूल्य पर 20%। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहना चाह रहा है जो एमपी है ना हमारे पास, वो हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है। अब 100 रुपए में अगर इसने कहा 25% की छूट, जब 25% का डिस्काउंट दे देगा भाई, तो मुझे तब 100 में से 25 का कितना है, 75, इतने में खरीदा इसने सीपी, ये खरीद लिया इसने कहा एक कार खरीदता है, तो 100 रुपए की चीज को 25% डिस्काउंट 75 में खरीद लिया। लेकिन ये कह रहा है यदि 20% अधिक में बेचता, तो यानी 20% अधिक होता यानी प्लस हो जाता, तो कितने में बेचता बताओ, 120 में, और ये हमें दे रखा है एसपी दे रखा है। अब 100 में 25% का डिस्काउंट है तो 75 में खरीदी, और 100 में 20% अधिक बेचा तो 120 में, तो 75 रुपए की चीज 120 में बेच रहा है, यानी 75 की चीज को कितने में बेच रहा है, 120 में, तो हमें पता है लाभ होगा, बोलो क्या होगा, लाभ। तो अंतर कितने का मेरे भाई, अंतर है 45 का, प्रारंभिक मान कितना मेरे भाई 75,
और गुणा में कितना आएगा मेरे भाई 100। 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है मेरे भाई, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 चौके 60%। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा 35। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या दे रखा है? सबसे पहले 3x अनुपात y अनुपात 2z का वैल्यू है 6, 5 और 4, और 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48 है, तो 2z का मान पूछा है। तो सबसे पहले से तो यहाँ पे जब कोफिशिएंट आ जाता है इसको हटाना का तरीका क्या है? x के साथ में 3 है, इस 3 को हटाना है, इस 3 को काट के x में भाग दे दो 3 का बस। यह y के साथ कुछ नहीं है तो नहीं देंगे भाई, z के साथ में 2 है तो z के साथ 2 है तो यह 2 लिख दो, और इस z को 2 को हटा दो। सबसे बेस्ट तरीका है। यह x के साथ में 3 है तो यहाँ x में 3 का भाग दे दिया, यह y के साथ कुछ नहीं है तो छोड़ दिया, और ये z के साथ 2 है तो 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ बचा नया रेशियो x अनुपात y अनुपात z। तो नया रेशियो आएगा 6 में 3 का भाग देंगे 2, और यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 2। सबसे बेस्ट तरीका है ये। इससे पता लग गया हमारे पास x का मान 2 आ गया, y का मान 5 आ गया, और z का मान जो है ना मेरे भाई वो कितना आ गया 2 आ गया। z का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है सर। अब हमें दे रखा है सबसे पहले 5x माइनस 3y, ध्यान लिख देता हूँ 5x माइनस 3y प्लस 4z, ठीक है, बराबर कितना है 48। अब यहाँ से मान रख लो, बोलो x का मान कितना है 2, तो x का मान यहाँ से रख लो 2, y का मान कितना है 5, 5 रख लो, और z का मान कितना है 2, 2 लिख लो। अब देखो 5 दूनी 10, तो यहाँ तो हो गया 10, 5 या 15, यहाँ 15, और 4 दूनी 8, यहाँ 8, 10 और 8 18 होता है, 18 में से 15 गए तो कितना बचेगा 3, तो यानी कि तो 48 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आएगी जो 16 के बराबर आएगी, नहीं आई सर? बिल्कुल आएगी। और 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 के बराबर आएगी। क्लियर है सभी? हाँ सर, 1 की वैल्यू 16 है। अब देखो यहाँ जेड सा पूछा है, तो यहाँ जेड का ही मान निकालो। जेड का मान कितना है 2, 1 का मान 16 है तो 2 का मान कितना आएगा भाई? 32 आएगा। सर बिल्कुल सही है। तो जेड का मान जो है वो कितना है? 32 आया। लेकिन जेड का नहीं पूछा मुझसे, मुझसे तो 2z का पूछा है, तो 2z का पूछा है तो 2 गुना 32 कर देंगे, 32 दूनी कितना आएगा? 64। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले 25% की वृद्धि हुई, दूसरे पर 8% गिरावट हुई, और अगले दिन 10% गिरावट हुई। वेणु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो आप कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन याद है तो आपको बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप 100 से कर सकते हो। 100 25% की वृद्धि, तो भाई 25% वृद्धि तो जोड़ दो, 125 आया। यहाँ लिख लो आप, या 100, 25% वृद्धि तो 125 हो गया, फिर 100, 8% गिरावट है तो 100 में 60 गया तो 92 आ गया, और फिर यहाँ 100, और 10% की फिर गिरावट आ गई भाई तो 90 आ जाएगा। अब मेरे भाई इसको काट के लिख लो, देखो 25 से काटेंगे तो ये 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है। यह काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 25 पर कट जाएगा भाई, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 पर कट जाएगा। या 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 10, अनुपात कितना आ जाएगा? 9 मेरे भाई। तो ये आपको देखो, ये चीजें आपको नहीं करनी, आपको डायरेक्ट रेशियो से करनी है। फ्रैक्शन याद होगी तो आपको डायरेक्ट ये चीज लिखनी है, टाइम बचाना है। तो अब करना क्या है मेरे को बताओ, बस कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा छोड़ दो। देखो 25 गुणा 4 करेंगे 100, 100 को 10 से गुणा तो 1000 आएगा। सर बिल्कुल सही है। अब देखो 23 9 में 207 है, 23 पंजे 115 कर लो, 115 गुणा 9 कर लो, तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13 होता है, 9 एकम 9 1 10, 1035। तो 1000 रुपए की चीज जो है वो 1035 हो गई, तो बढ़ा घटा तो आप सब वृद्धि हो गई। सब बिल्कुल सही है, वृद्धि हो गई। अब वृद्धि है तो मेरे भाई अंतर कितने का है? 35 का, और प्रारंभिक मान कितना मेरे भाई? 1000 है, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 तो 3.5% की वृद्धि आएगी, तो 3.5% लाभ, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन है। लाभ का तो वृद्धि का तो बात ही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 9,500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्ष में 11,704.95 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आता है तो मेरे भाई ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल सीआई का होता तो अंतर बटा कर देते, अपन अंतर लेके कर देते, पर सीआई में अंतर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सीआई में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष सबका ब्याज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं सीआई के सवाल को? तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा, यह प्रिंसिपल लिखा और यह अमाउंट लिखा। अब यह 9,500 है, और यहाँ पे जो है अमाउंट है वो कितनी है? 11,704.95। अब इसकी पॉइंट हटा देता हूं मैं, और यहाँ 00 टेक देता हूँ। ठीक है भाई,
तो यहां से पॉइंट हटा दी मैंने, ध्यान रखना। क्लियर है, सही है, ठीक है। अगर ये साधारण ब्याज सवाल होता तो मैं अंतर ले लेता डायरेक्ट, लेकिन अब यहाँ अंतर नहीं ले सकते, ध्यान रखना। जब दोनों को रेशो बनाना पड़ेगा, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो पहले काटते हैं, देखो 5 से काट लेते हो, 5 एकम 5 हुआ, बचे 4, 5 नाम 45, और यह 4 जीरो लगा दी। ठीक है सर, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 चौ 20, और यहाँ भाग टूट गया 0, 5 नाम 45, और 4 बच गया, 5 नाम 45। अब देखो 19 दिख रहा है, 19 से काटूंगा डायरेक्ट, 19 से कम 19, तो ये 10,000 आ गया। 19 से कम 19 हुआ, बचे 4, 44 हो, 19 दूनी 38 हो गया, बचे 6, 60 हो गया, 19 तिया 57, बचे 3, और 19 दूनी 38, और 19 से कम 19। अब मेरे भाई मुझे डायरेक्ट देखते पता चल गया, क्या पता चल गया, ये जो 100 है ना, ये वर्ग होता है किसका, 10,000 है जो किसका वर्ग है, 100 का वर्ग है, और ये जो वर्ग है मेरे भाई वो 111 का है, और इसका स्क्वायर आ गया। अब आप सर ये कैसे पता लगा आपको ये 111 का है, तो मेरे भाई मैंने समझा रखा है, अगर 11 का स्क्वायर करना है तो 1 2 1 आएगा, जैसे गिनती बोलो, ये 2 बार है तो 1 2, फिर उल्टी गिनती। जैसे यहाँ 111 का होल स्क्वायर करना है तो कितने अंक है, 3 बार, तो 3 बार बोलो 1 2 3, 3 से उल्टी बोलो 2 1। अगर मान लो 4 का स्क्वायर करते होता तो यहाँ पे कितने अंक है, 4, तो यहाँ देखा 1 2 3 और 4, उल्टी गिनती 3 2 1। अगर यहाँ 5 होता मेरे भाई, 5 इसका स्क्वायर होता तो ये 5 में होता 1 2 3 4 5, और यहाँ 4 3 2 1। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है, अच्छी तरह पढ़िए ढंग से सारी चीजें। तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया 1 2 3 2 1 है, तो मुझे समझ आ गया कि 111 का होल स्क्वायर है। अब मेरे भाई ये तो कट ही रहा है, सीधे कोई मतलब नहीं है, हमें परसेंटेज में दर निकालनी है, रेट निकालनी है। तो अंतर कितने का है, 11 का, प्रारंभिक मान कितना है 100, और गुणा में कैसे कर देंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, 11% इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बड़ा अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट है, आप ढंग से तैयारी करिए, आप शानदार तरीके से देखिए। 1500 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि का साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 रुपए है तो बताओ दर परसेंट क्या होगी। अब जो तैयारी करता है उसको पता है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसने प्रिंसिपल इसने साफ साफ कहा है, 15 वर्षों की किसी राशि पर, धनराशि पर साधारण ब्याज जो है उसका 3/4 है, यानी प्रिंसिपल 4 है, ऐसा ही 3 है। प्रिंसिपल कितना है, 4 है, और ऐसा कितना है, 3 है। क्लियर है। तो मुझे तो 3 जो है वो कितने वर्षों का है, 15 वर्षों का है, तो एक वर्ष का कितना आएगा, 5%। बस कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। जो होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो इस तरह से सवाल को उड़ा देगा डायरेक्ट ही। भाई प्रिंसिपल 4 है जिसका ब्याज 3 है, 3 जो ब्याज वो कितने वर्ष का, 15 साल का, तो एक वर्ष का एक जो होगा अपने पास एक ब्याज वो कितने साल का, 5% से तो होगा। बिल्कुल सही। अब इसको करना क्या है मेरे भाई, इसको अगर तुम मेथड से करना चाहते हो तो आप मेथड से कर सकते हो। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना। देखो साफ साफ दे रखा है, राशि दे रखी है प्रिंसिपल, बोलो प्रिंसिपल कितना है, 20,000, सही है। और उसने साधारण ब्याज जो ऐसा ही दे रखा है वो इसका 3/4 है, यानी 20,000 का 3 कितना 4। जब 4 से काटेंगे तो ये 5,000, 5,000 गुणा करेंगे 3 करेंगे 15,000, ऐसा ही है। और ऐसा जो टाइम है वो कितने वर्ष में है, 15 वर्ष में है। तो हमसे रेट पूछिए मेरे भाई, रेट बराबर हमें पता है 100 गुणा में ऐसा ही होता है, और बटा प्रिंसिपल गुणा टाइम होता है। तो यहाँ लिखा 100, ऐसा ही कितना है मेरे भाई, ऐसा ही है 15,000, प्रिंसिपल कितना है 20,000, और टाइम है 15। अब मेरे भाई देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, 10 में 2 भाग में 5% आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। टाइम पास करने की जरूरत नहीं थी इसमें। 39, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया, बी ने शेष काम जैसे 2/3 कर लिया तो शेष काम है 1/3, 1/3 काम 20 दिन में पूरा किया। यदि दोनों मिलकर काम करते तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, एक ही बात करते हैं, तो ए ने 2/3 जो भाग काम किया है वो कितने दिन में किया है, आप 8 दिन में। बी ने शेष काम जो बचा, टोटल काम 3 था, 3 में से 2 ये कर लिया तो बचा कितना 1, और एक काम को किया इसने कितने दिन में, 20 दिन में। अब ऐसा सवाल कभी भी आए तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, टोटल दिन निकालने हैं, तो 8 को 3 से गुणा करो और इसका भाग दे दो, बस। बोलो 8 3 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12, यानी ए का जो है वो 12 दिन में कर रहा है। और बी की बात करें 20 किसों वो 3 से 60, और 60 में एक भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा 60 आएगा। बस इतना समझना, अब इनसे कोई मतलब नहीं है इसमें, बस खत्म बात। तो ए काम कर सकता है 12 दिन में, बी काम सकता है 60 दिन में, और दोनों मिलकर काम करे तो मैंने बताया था दोनों को गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। भाई ये ट्रिक्स होती है दोनों काम की।
एक बार गुणा कर दो और एक बार जोड़ दो। तो गुणा करेंगे तो 12 गुणा 60 कर दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा और 6 से काटेंगे 10 पर आ जाएगा। तो बोलो कौन सा आंसर आएगा? 10। बस खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे भाई एक ट्रेन है, ऐसे चली ट्रेन, ये वाली ट्रेन, और इस ट्रेन की लंबाई मेरे भाई 300 मीटर। अब इसने क्या किया है, 300 मीटर लंबी ट्रेन ने अपने एक प्लेटफॉर्म आया ऐसे, ऐसे एक प्लेटफॉर्म तो जो इससे 5 गुना है। बोलो कितना गुना है? 5 गुना। यानी 5 गुना होगा तो मुझे 3 बनी 15, यानी जिसकी जो लंबाई होगी 1500 मीटर होगी। बोलो हाँ या ना। जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों की लंबाई का योग होगा, तो डिस्टेंस जो होगी 1500 300, बोलो कितनी होगी? 1800 मीटर होगी। मीटर बिल्कुल सही है। और समय हमको दे रखा है, टाइम इसमें दे रखा है 7 मिनट। 7 मिनट 1 मिनट में होता है कितना? 1 मिनट 60 सेकंड, तो 7 गुणा 60 कर देंगे तो 6 7 42, और कितना हो रहा है? 40 सेकंड। तो 6 7 42 यानी 420 प्लस में 40, तो 460 सेकंड और आ जाएगी। बिल्कुल सर, हमें बात समझ आएगी। तो मेरे भाई बात इसी है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड पूछा है। स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है? 1800 है, और टाइम कितना है? 460 है। जीरो से जीरो कट गया मेरे भाई। 2 से काटेंगे तो ये 90 बार आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 23 बार आ जाएगा। अब 23 का भाग देना है, देखो 23 3 69, 23 चौक 92 ज्यादा हो जाएगा, 23 3 69 3 बार जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसा ऑप्शन है, थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया टाइपिंग में, 2 सही 17/23 ऐसे ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 3 सही 21/23 है, और तीसरा ऑप्शन है 1 सही 17/23 है, और चौथा है 2 सही 19/23 है। तो मुझे आगे भाग देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक है गलत है, यहाँ 2 है गलत है, यहाँ 2 है गलत है, 3 इसी में कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। बस भाग ऑप्शन जरूर देखा करो आप हमेशा, भाग आप दे लेना आराम से। ये लो भाई साहब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहा? y का मान x से 20% अधिक है, ठीक है। यदि किसी समान संख्या को x और y दोनों में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 मतलब 1.5 गुना हो जाता है। तो y का मान, नया मान पिछले मान का कितना गुना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा? दो संख्या है x और y, y का मान x से 20% अधिक है, y का मान x से 20% अधिक है। अगर ये 100 है ना मेरे भाई, तो 20 ज्यादा है, तो ये कितना आएगा? 120, और काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120 आएगा। तो यानी रेशो आ गया 5:6। तो मैं इसको लिख लूंगा 5 और क्या लिख लूंगा? 6। ठीक है मेरे भाई, सही है। अब x का मान 5 है, y का मान 6 है, तो ये क्या कर रहा है? x और y में जोड़ा जाता है किसी समान संख्या को। अब इन दोनों में कोई संख्या जोड़ रहा है, मान लीजिए इसमें भी x जोड़ रहा है और इसमें भी x जोड़ रहा है, जोड़ दिया। जोड़ा जाता है तो x का मान तो इसमें दे रखा है, पिछले मान का 3/2 हो रहा है। यानी जो x का मान है ना यहाँ पे, ये x नहीं, कुछ और ले लो, x तो ले रखा है ना अपन ने, तो ये z ले लो, मतलब z जोड़ा जाता है। बोलो कितना जोड़ा जाता है? z। जैसे इन दोनों संख्या में समान संख्या जोड़ी जाती है, मैंने मान ली z संख्या जोड़ी जाती है, तो जो x का मान है ना, ये जो मान है वो पिछले मान का 3/2 गुना हो रहा है। पिछला मान कितना है? 5, और इसका 3/2 हो रहा है। 3/2 5 या 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आ रहा है। इसका मतलब अब जो है ना ये 7.5 हो गया। यानी जैसे इसमें मैंने 5 में कोई संख्या z जोड़ी तो इसका मान 7.5 हो गया। 7.5 क्यों हो गया? पिछले मान जो है 5, इसका 3/2 है, तो 5 या 15 में 2 भाग 7.5 ही आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अब मुझे बताओ, 5 से कोई संख्या 7.5 हो गई, 5 से कोई संख्या 7.5 हो गई, इसका मतलब z का मान 2.5 है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। 5 से 7.5 हो गई तो 2.5 तो जोड़ा है। जब z का मान 2.5 है तो यहाँ पे z का मान कितना आएगा? 2.5 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और यहाँ z का मान 2.5 है तो 6 में 2.5 जोड़ेंगे तो 8.5 आएगा, नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अब इसने कितना गुना पूछा, तो मेरे भाई ध्यान रखना, 75 7.5 में जब 7.5 में जब इसका भाग देंगे तो 3/2 गुना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ऐसे इसमें इसका भाग देंगे कितना? 8.5 में किसका भाग देंगे? 6 का। तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 2, तो ऊपर आ जाएगा 17, नीचे आ जाएगा 12। तो 17/12 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक दूसरे की सहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार की है कि प्रथम 2 संख्या गुणनफल 391, अंतिम 2 संख्या गुणनफल 943 है, तो मध्य वाली संख्या क्या कीजिए? ऐसा सवाल बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कब होता है सिंपल? जब आपको अभाज्य संख्या पता होती है। मैंने आपसे कहा था अभाज्य संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने कहा 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी।
अब इन दोनों को गुणा किया, पहली को और दूसरी को गुणा किया ना मेरे भाई, तो गुणा करने पर कितना आया आपका 391, और दूसरी और तीसरी को मेरे भाई गुणा किया ना, तो गुणा करने पर आया 943। तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा इधर, पहली और दूसरी को गुणा किया तो मेरे भाई कितना आया 391, और दूसरी और तीसरे को गुणा किया ना मेरे भाई, तो ये आया 943। अब देखो अभाज्य संख्या ऐसे बताओ जिसमें ये काट दे, 2 से ही नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसी तो होती है। देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से 11 तेरह नहीं कट रहा, 13 से 13 13 नहीं कट रहा, 17 से 17 दूनी 34, हाँ 17 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 17 से। तो पहली संख्या 17 होगी, 100% है, 17 से कट रहा है। तो अब काट लो, 17 से जब काटेंगे देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितने 5, और 17 थी 51, तो दूसरी संख्या हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। ध्यान रखना, बस इतना से ही सवाल करना था। तो बोलो पहले ही किससे कटा, 17 से। 17 से जब मैंने काटा कितनी बार कटा, 23 बार। तो पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या कितनी आएगी, 23 आएगी, 100% है। अब चेक कर लो, यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर 23 आएगा बस, क्योंकि दूसरी संख्या पूछी ना, मध्य की संख्या 23 आएगा 100%। और करना चाहो तो कर लो। दूसरी संख्या बोलो कितनी है, 23। अब ये तीसरी संख्या चाहिए ना ये वाली, तो इसमें 23 का भाग इसमें दे दो, क्योंकि देंगे 23 चौक 92 होता है, बचे 2, 23 एकम 23, तो तीसरी संख्या पे आ गई। तो पहली संख्या बोलो कितनी है बताओ, 17, दूसरी कितनी है 23, और तीसरी कितनी है 41। मध्य की संख्या पूछिए, बोलो कितना आएगा, 23। खत्म बात, नॉर्मल सवाल है। 43, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 4 और 3 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन पूछा। मेरे भाई जब बेलन का आयतन हमने निकाल लिया, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु और बेलन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ये हमारा शंकु है, और इसकी हमको दे रखी है, शंकु की ऊंचाई हमको दे रखी है, ये दे रखी है हमको 4, और इसकी त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या दे रखी है, सॉरी ये त्रिज्या तो दे रखी है 4, और ऊंचाई दे रखी है 3, ये तो है 3, और ये त्रिज्या दे रखी है 4। ठीक है, और हमसे शंकु का आयतन पूछा, ये होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर है तो किसका आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। और इसमें अगर 3 का भाग दे देते शंकु का आयतन हो जाता है, बस 3 का भाग देते किसका आ जाता है, शंकु का। अब शंकु का आयतन देखो, पाई को छेड़ना नहीं है, पाई तो हमारे पास है, तो पाई ऐसे कैसे। आर का मान कितना है बताओ, 4 है, तो 4 गुणा 4 कर दिया। एच का मान कितना है, 3 है, 3 कर दिया, और बटा 3 का भाग दे दो, 3 से 3 कट गया, 4 से 16 पाई आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, टी ऑप्शन आएगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई 44, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 15 17 और 19 से विभाजित करने पर 4 6 8 से पर आता है। तो मेरे भाई जब छोटी छोटी संख्या है ना, तो कोई एलसीएम पेलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, कोई भी आप डायरेक्ट भाग दे लो, इतना तो आता ही है अपन को। तो 15 का भाग दे लो, 15 का भाग देने पर शेष पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ देख लो, 15 दिया 45, 15 दिया 45, कितना बच गया 3, 34 हो गया, 15 दूनी 30, और बच गया 4, 15 दिया, देखो यहाँ दोबारा देखो, 15 दिया 45, बच गया कितने 3, 34 हो गया, 15 दूनी 30, 4 बच गया, 15 दिया 45, तो शेष पर क्या है 0। तो सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 चाहिए मुझे, 4 तो आए नहीं। यहाँ देखो 15 दिया 45, 3 बच गया 33 हो गया, 15 दूनी 30, 3 बच गया, यहाँ पे सर 4 आ रहा है, बिल्कुल सर यहाँ पे 4 आ रहा है। यहाँ देख लो 15 दिया 45, बचे 3, बचे कितने 3 हो गया, तो 33 हो गया, 15 दूनी 30, फिर यहाँ शेष पर कितना आया 2 आया, और यहाँ देखो 15 3 45, 15 शेष पर कितना है 3, तो 4 केवल ऑप्शन किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। क्यों झंझट लो से एलसीएम लेने की, आप ध्यान रखना। और मेथड से करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये पहले क्या करना, छोटे छोटे का मतलब होता है लेस है, तो सबसे पहले आप 15 का 17 का और 19 का लेस है निकालना, क्या निकालना लेस है। और उसमें से देखो 15 में से 4 गए तो 11, और 17 में से 6 गए तो 11, 19 में से 8 गए तो 11, यानी अंतर कितने का 11 का। तो जो भी एलसीएम लो आप, एलसीएम में से मेरे भाई आप कितना घटा देना 11, आपका आंसर आ जाएगा कितना 4834 आ जाएगा। पर क्यों एलसीएम ले जाओ, अपने झंझट नहीं इसमें। इस सवाल का लास्ट सवाल ये वाला सवाल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको बता देते हैं। वैसे तो घर के लिए देता, लेकिन बता देता हूँ आज मैं, एक छोड़ दिया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी आपके पास विषमबाहु त्रिभुज आ जाए जिसकी हमें पता नहीं 5 6 7, ये ट्रिपलेट तो बढ़ता नहीं, 5 6 8 ट्रिपलेट तो बढ़ता नहीं, विषमबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले इसमें सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस, एस का मान निकलता है तीनों भुजाओं का योग आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो 5 और ये कितना है भाई 8, 8 किलो, 5 और 8 13, 13 और 6 19 हुआ, 19 में किसका भाग देंगे 2 का, तो यहाँ आएगा 9.5, यानी सेमी पेरीमीटर 9 पॉइंट कितना आ गया 5। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, एस एस माइनस ए क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले एस का मान लिखो 9.5,
अब 9.5 में से तीनों भुजाएं घटेगी, 9.5 में से 6 घटाएंगे, 9.5 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 3.5, ठीक है। और 9.5 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा 1.5, और 9.5 में से ये घटाएंगे तो ये आएगा 4.5, ठीक है भाई। अब यहाँ से पॉइंट हटा लो, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाए 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, और 5 से 2 बार। अब मेरे भाई देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4, तो नीचे तो आ जाएगा 4। ऊपर देखो मेरे भाई, तो ये 19 में 171 होता है, 19 गुणा 9 कर लो, 171 आया, और 171 7 के 21 होता है, 21 कर लो, गुणा करेंगे 21 से कम 21 हुआ, 21 7 147, 147 दो जोड़ेंगे 49, हासिल 14, 21 से कम 21, 21 और 14 होता है 35, 3591 आया, रूट में आया 3591। अब मेरे भाई इतने सब नॉलेज तो आपको होना चाहिए, ये 3591 है, तो इसको मतलब लगभग आपने 3600 मान लो, 3600 के लगभग है, और 3600 वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 60 होता है, तो 60 बटा कितना है 4, तो इसका मतलब काटेंगे भाई 3600 वर्गमूल 60 होता है, 60 से काटेंगे तो कितना है 15, यानी 15 से थोड़ा कम आएगा। तो मुझे तो देखो ये 10 ही है, ये तो 18 ही है, ये 16, 15 से कम यही है, 14.98 आएगा, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे भाई आपको वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करनी है, सभी दोस्तों में बतानी है, आपको जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस है, एसएससी की तो एसएससी की प्रैक्टिस है, जो भी एग्जाम आएंगे उसकी सबकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। बस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों को बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।